नई व्यवस्था में नई शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी उसके बारे में बताया जाएगा। बच्चों को 5 साल की उम्र से ही कैसे समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। अब जब बच्चों को ही छोटी सी उम्र से ही समस्याओं से गुजरना पड़े, तो आप सोच समझ सकते हो कि फिर उनका जो भविष्य का जीवन है, उनकी जो मानसिक डेवलपमेंट है, वो किस प्रकार से होता होगा, है ना? जो 90% तो ज्यादातर लोग गरीब हैं, उनके वहाँ कैसा व्यवहार होता है बच्चों के साथ, फिर शिक्षा व्यवस्था ऐसी, टीचरों के द्वारा व्यवहार, फिर उस 10% में हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे जगह पालें, उसके लिए कंपटीशन। मतलब ऐसा समझो कि 5 साल की उम्र से लेकर ही और जब तक भी वो पढ़ता लिखता है, जिन लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिलता है, तो वो कितने स्ट्रेस से गुजर चुके होते हैं, कितने डिसऑर्डर उनको हो चुके होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर, किसी को थोड़े कम, किसी को थोड़े ज्यादा, है ना? इसीलिए आप देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पे भी कई बार बहुत इरिटेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई पूरी लाइफ ही इरिटेशन से भरी हुई है, तो फिर हर एक छोटा सा इरिटेशन भी एक बड़ा इरिटेशन जैसा लगता है ना? जैसे किसी आदमी के शरीर में कई घाव हो रखे हों, तो फिर एक छोटा सा घाव भी हो जाए किसी घाव में, तो वो बहुत दर्द देता है। जबकि अगर उतना छोटा सा घाव स्वस्थ शरीर में हुआ होता तो आदमी परवाह भी नहीं करता। घाव को कहीं कोई छू भी दे प्यार से, तो भी दर्द हो जाता है, प्यार से भी छू दे। तो जो बच्चे 20 साल के तकरीबन ऐसी शिक्षा व्यवस्था से होके गुजरे, जो स्ट्रेसफुल हो, जो डिसऑर्डरफुल हो, तो जब वो बच्चे इस शिक्षा व्यवस्था से डेवलप होके बाहर निकलेंगे, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है, आप सोचें। क्योंकि वहां रेस लगी हुई है। 100% लोगों को 10% लोगों में आना है, उसके लिए रेस लगी हुई है। कैसे दो लोगों के बीच कोई प्रेम पनप सकता है? कैसे कोई दो लोगों के बीच एक दूसरे के लिए सहानुभूति पनप सकती है? नई शिक्षा व्यवस्था, अब सोचें कि सबसे पहली बात तो यहाँ सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर शिक्षा की जरूरत क्या है? शिक्षा है क्या चीज? मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? कॉन्शियसनेस का एक गुण है कि ये सीख सकता है, इसमें सीखने की इच्छा होती है। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में बहुत ज्यादा होती है, पर सीखने की इच्छा होती है। कॉन्शियसनेस का मतलब भी है कि कॉन्शियसनेस में लर्निंग का एक गुण होता है, कि वो जिन चीजों को देखता समझता है और जिसकी जितनी कॉन्शियस जो लेवल उसका डेवलप है, और वो लेवल भी किस विषय की इच्छा रखता है उस विषय में, तो वो उतना ज्यादा सीखना समझना चाहता है। ऐसी क्वालिटी है मनुष्य की। है तो ये दूसरे जीवों में भी, जो पशु पक्षी उनमें भी रहती है, लेकिन चूंकि वहां चेतना का लेवल बहुत कम रहता है, मनुष्य की अपेक्षा में देखें तो 25-30% ही होता है। अगर मनुष्य की चेतना का लेवल को 100% समझा जाए तो उनका 20 to 25, 30% ऐसा होता है। तो सीखते वो भी हैं, पर बहुत थोड़े से लेवल तक। तो ये जो सीखने का प्रोसेस है, इसी सीखने को जब आदमी पैदा हुआ इस धरती पे, तो उसने धीरे धीरे देखा कि आदमी पीछे की चीजों को सीख जाता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसको कुछ सीखा हुआ होता नहीं, वो पूरा अनलर्न होता है, मतलब उसको कुछ नहीं आता। जो एक स्वाभाविक उसकी प्रेरणाएं हैं, जैसे भूख लगी तो माने खाना चाहिए, या पानी चाहिए, या नींद 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 आ गई, या इस तरह की उसमें प्रेरणाएं होती है। सीखने जैसा उसके पास कुछ नहीं होता, ना कोई वो भाषा जानता है, ना कोई गणित जानता है, ना कोई मम्मी पापा जानता है, ना कोई ये जानता है, ना वो जानता, कुछ नहीं जानता वो, है ना? जानने की प्रक्रिया उसकी वहां से शुरू होती है। तो अब अगर आदमी को कुछ सिखाया ना जाए, तो हर बार जब बच्चा पैदा होगा तो वो जीरो से सीखेगा और मर जाएगा। 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल जब तक भी जिएगा, सीखेगा, बाद में मर जाएगा। ये चीज जो है वो हर आदमी को जीरो से सीखनी पड़ेगी। अगर ये सीखने के प्रोसेस को शिक्षाबद्ध नहीं कर दिया जाए,
तो किसी को समझ में आया कि यार अगर शिक्षा का एक प्रोसेस लगाया जाए तो पीछे जो हम लोग सीख जाते हैं उसे अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं, बजाय कि वो 40 50 100 साल में चीजों को धीरे धीरे करके सीखे। एक योजनाबद्ध तरीके से उसको थोड़े ही समय में ये सब चीज समझाई जा सकती है, और वो भी उस काल में समझाई जा सकती है जिस काल में वो कुछ करने के लिए कोई ज्यादा सक्षम नहीं होता है ना। क्योंकि बच्चा है, 15 20 साल तक, 25 साल तक ऐसे खेलने कूदने की रहती है, उसी तरह की उसकी प्रेरणाएं ज्यादा होती हैं। तो उसी समय में अगर इसको सिखा दिया जाए तो क्या होगा कि फिर पीछे का ज्ञान अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहेगा, और इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ज्ञान समृद्ध होता जाएगा, जिससे हमारी पीढ़ियां और समृद्ध होती चली जाएंगी। ये आइडिया किसी को आया है ना, जैसे ये आइडिया पशु पक्षियों को उतना नहीं आता। वो सिखाते हैं अपने बच्चों को, पर वो उतना ही कि बस शिकार कैसे करना है, ये का खाना पीना या अपनी सुरक्षा करने तक मामला बस। आदमी को ये समझ में आया कि नहीं, इससे भी आगे किया जा सकता है, तो उसने धीरे धीरे स्कूल खोलने शुरू किए। सीधी सी बात है, पहले व्यक्तिगत आधार पर ही किसी ने स्कूल खोला होगा, किसी को ये आइडिया समझ में आया होगा, तो उसने लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ये आइडिया वर्क करता है, लोगों से बात की होगी उसने। और फिर जैसे आज भी संपूर्ण समाधान की बात हम लोगों से करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ बढ़िया है करो, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 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 हो सकता। ऐसे विभिन्न लोग, विभिन्न प्रकार की राय होती है, उस समय भी होती होगी। उस समय भी कोई लोग ऐसी मांग करते होंगे कि जी अच्छा आप इसको करके दिखाइए चलो। तो किसी ने ये जिम्मेवारी उठाई होगी, जिसको ये बात समझ में आई होगी, तो उसने ऐसा करके दिखाया होगा कि 10 20 30 साल बच्चों को पढ़ाया होगा, और जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनमें और जो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे उनमें समाज को काफी बड़ा फर्क नजर आया होगा। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि जिन बच्चों को आज शिक्षा नहीं मिलती उनमें, और जिन बच्चों को पूरी शिक्षा मिलती है उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये बात तब भी समझ में आई होगी। तो धीरे धीरे लोगों ने इस शिक्षा व्यवस्था को स्वीकार किया, इस शिक्षा के प्रोसेस को स्वीकार किया कि तो काम की चीज है ना। नहीं तो हर बार उन्हीं चीजों को खुद से सीखो और पूरा जीवन लग जाता है उन चीजों को सीखने में। तो ये जो आज इस लेवल पर हैं ज्ञान के, इसमें इस शिक्षा व्यवस्था का ही प्रमुख रोल है। अगर ये शिक्षा व्यवस्था ना होती तो मनुष्य आज तक इस लेवल तक नहीं पहुंचता। अभी सारे नहीं पहुंचे हैं, जितनों को भी मौका मिलता है उनमें से जिनके अंदर भी उस तरह का कैलिबर रहता है वो पहुंच जाते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था का मतलब है सीधा सीधा सा कि जो आज तक ज्ञान विज्ञान पैदा हो चुका है उसे अगली पीढ़ी में जो व्यक्ति या जो बच्चा जितना ग्रहण कर सके, अपनी एबिलिटी के आधार पे वो उतना ग्रहण कर ले, तो सबको मौका मिल जाए। और इसको आगे बहुत अच्छे से समझें तो विभिन्न प्रकार के सीखे हुए लोगों की जरूरत भी होती है समाज में। सभी लोग वैज्ञानिक बन जाएंगे तो ये समाज नहीं चलेगा, सभी लोग अनपढ़ रह जाएंगे तो भी ये समाज नहीं चलेगा। हर लेवल के लोग होने चाहिए, रिसर्चर लेवल के लोग भी होने चाहिए, अध्यापक या प्रोफेसर लेवल के लोग भी होने चाहिए, कारीगर लेवल के लोग भी होने चाहिए, खेती लेवल के लोग भी होने चाहिए, क्योंकि काम तो सारे ही प्रमुख है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें विभिन्न प्रकार के लोग जो ऑलरेडी पैदा होते ही हैं। अब क्या रह गया कि अभी तक जो समस्या हो रही थी वो ये समस्या हो रही थी कि कुछ एक काम की ही ज्यादा सैलरी मिलती थी और ज्यादातर कामों की सैलरी कम मिलती थी, तो हर आदमी वो थोड़े से जो काम है उनको करने के चक्कर में लगे लगे कि ये सीख लूं ये कर लूं। सीधी सी बात है, जॉब तो जिस विधा में जितनी है उतनी ही मिलेंगी, उससे ज्यादा तो मिल नहीं सकती। तो बाकी लोग परेशान हो जाते, बाकी लोग निराश हो जाते, बाकी लोगों की दिक्कत हो जाती, और जो दूसरे काम करते वो मजबूरी में उसकी ना तो अच्छे से ट्रेनिंग लेते और करने में मजा नहीं आता, क्योंकि उससे फिर सारी सुख सुविधाएं मिल नहीं रही हैं। जो इच्छा पैदा हो रही है सुख सुविधाओं की वो उसकी पूर्ति नहीं हो रही, क्योंकि कम सैलरी है। कि पैसे वाली आर्थिक व्यवस्था से ये दिक्कतें क्यों खड़ी हुई। तो अब जो नई संपूर्ण समाधान व्यवस्था है उसमें चूंकि पैसा नहीं है तो सबका श्रम उसमें एक जैसा है, माने हर व्यक्ति को उसमें सभी सुख सुविधाएं
उनकी इच्छा के अनुरूप मिलती रहेंगी, तो सबको शिक्षा भी मिलती रहेगी। तो फिर जिसे जो शिक्षा पाने में मजा है, जो शिक्षा की रुचि है, वही शिक्षा उसको मिलेगी, और जितनी रुचि है उतनी रुचि मिलेगी। तो शिक्षा व्यवस्था की एक क्या बात निकल के आई कि रुचिपूर्ण शिक्षा होगी। जिस बच्चे का जिस उम्र में, जिस विषय में जितनी रुचि होगी, उतनी शिक्षा की व्यवस्था उसके लिए वहां रहेगी, उसके अनुरूप। उसके अनुरूप क्यों? जबरदस्ती क्यों नहीं? तो पीछे के इतिहास से आदमी ने समझा है इस बात को कि एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जबरदस्ती किसी को सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर आदमी का अलग स्तर होता है सीखने का, और अलग अलग विषय में अलग अलग स्तर होता है। तो उसे जबरदस्ती आप नहीं सिखा सकते। तो क्या कर सकते हैं? तो उसको समझने की, पढ़ने की, शिक्षा लेने की सुविधा आप दे सकते हैं, और उसकी जिस चीज में जितनी रुचि हो उतनी उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ये आइडियल व्यवस्था होगी शिक्षा की। और बाकी उसे तय करने दें कि उसे कितना सीखना है, कब सीखना है। दूसरी क्या बात इसमें आएगी निकल के? ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं कि जो एक ही विषय में बहुत गहरे जाएं, माने ऐसे रिसर्चर लेवल के लोग रहते हैं और बाकी विषयों में वो काम चलाऊ होते हैं, तो उनका एग्जाम न लिया जाए। तो माने ये जो हर साल का एग्जाम होता है, ये एग्जाम ना हो, क्योंकि फिर वैसे लोग रह जाएंगे। रामानुजम का उदाहरण हमारे सामने है, मौजूद ही है, जो सातवीं में 3 बार फेल हुआ। मैथ में 100% नंबर लेके आते थे और बाकियों में फेल हो जाते थे। अब चूंकि ऐसा नियम बना था कि भाई बाकी विषयों में भी कम से कम 3rd डिवीजन पास होना चाहिए, नहीं तो उसको अगली क्लास में नहीं भेजेंगे। तो वो ऐसे 3 साल 10वीं में, 7वीं में, और कुछ साल 10वीं में भी वो ऐसे उसके टाइम खराब हुआ। और उसके बाद में भी, बाद में कोई पीएचडी करनी है तो भाई उसके लिए पहले ये करो वो करो, तब इस तरह की कंडीशंस। तो एक उस तरह की आभा को हमने कितना नष्ट किया और कितना जो है उसकी अनदेखी की, ये परिणाम हमारे सामने है। वो तो भला हो उन पश्चिम लोगों का कि उन्होंने इस तरह की प्रतिभा को पहचाना, इन्होंने शायद वहां पे अपील किया, प्रतिभा को पहचाना, इनको बुलाया, और जो भी, क्योंकि वहां वहां की व्यवस्था में भी कई खामियां थी, पर फिर भी उन्होंने इनको मौका दिया और कुछ इनसे निकल के आया। तो एग्जाम नहीं हो, क्योंकि एग्जाम अभी आज क्यों होते हैं? क्योंकि कंपटीशन कर रखा है, क्योंकि हर आदमी को 10% लोगों में जाना है, ज्यादा आय केवल 10% के ही कामों में होती है। तो हर आदमी फिर उसमें जाने के चक्कर में लगा रहता है। उस वजह से उनका टेस्ट होता है कि भाई अब जो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले 10 लोग होंगे उनको वहां भेज देंगे, आगे की क्लास में भी उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। ग्रेजुएशन में अपनी इच्छा वाले विषय में उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जो जिनकी अच्छे मार्क्स होंगे। जिनके कम रह जाएंगे उनको मिलेगा ही नहीं। या तो आप कॉलेज छोड़ दो, और या तो फिर किसी ऐसे विषय में स्टडी करो कॉलेज पूरा करने के लिए जिसमें आपकी रुचि नहीं है। तो आप देख ही सकते हो कि जिसकी रुचि नहीं है वो कितना सफल होगा उसमें, कोई बहुत संभावना नहीं। तो हम क्या है, अपने अपने टैलेंट्स को ही खो रहे हैं। अपने टैलेंट को जितना ज्यादा वो डेवलप हो सकता है रुचि अनुसार शिक्षा व्यवस्था में, वो अरुचि वाली शिक्षा व्यवस्था में, जोर जबरदस्ती वाली शिक्षा व्यवस्था में, एग्जाम और कंपटीशन वाली शिक्षा व्यवस्था में नहीं हो पाता है। या बोले तो ज्यादातर लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता है। जिन थोड़े बहुत लोगों को मौका मिलता है, थोड़े से लोगों को, उनमें थोड़े से लोग रिसर्चर लेवल पे पहुंच पाते हैं। जबकि अगर 2% भी रिसर्च लेवल के लोग हों, आप सोचो जरा, जितने लोग पैदा होते हैं अगर उसमें से 2% भी या 1% भी रिसर्च लेवल के लोग हों तो कितना बैठेगा? 8 अरब की जनसंख्या, 8 अरब की जनसंख्या में से 1/3 जनसंख्या वर्केबल होती है। कितने लोग बैठेंगे? और 1/3 तो जवानी में होती है। रिसर्च तो बुजुर्गियत में भी हो सकती है, तो 2/3 आप लगाइए, तो कितना होगा? 2 हिस्सा, 1 अरब का 1%, 1 करोड़, तो 8 करोड़ हो गया। माने 8 करोड़ लोग रिसर्चर लेवल के हो सकते हैं। और 8 करोड़ लोग अगर रिसर्च में लगेंगे तो क्या क्या ज्ञान विज्ञान निकाल डालेंगे, कितना जल्दी निकाल डालेंगे, आप सोच सकते हो। अभी तो ये आंकड़ा है कि ग्रेजुएट या उससे ऊपर 4.5% लोग, जैसे ये भारत का आंकड़ा है, जो विकसित देश है वहां थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा,
भारत का आंकड़ा है कि ग्रेजुएशन से माने बीए बीएससी जिसको आप बोलते हैं वो या उसके ऊपर की स्टडी मात्र 4.5% लोग कर पाते हैं, और रिसर्चर में तो और भी कम लोग पहुंचते हैं। 4.5% कौन कर पाते हैं? जिनको एजुकेशन का मौका मिलता है उनमें से। अब आप सोच सकते हो कि कितना सारा पोटेंशियल हम बेकार करके रखते हैं एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था की कमी के कारण। तो ये तो बात होगी रिसर्चर की। फिर टेक्नोलॉजिस्ट में देख लो कि जो जो रिसर्च को टेक्नोलॉजी में बदलते हैं वो भी। फिर मतलब हर एक लेवल पे देख लो कि हर एक लेवल पर हम जो टैलेंट है, पोटेंशियल, उसको मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो भी उस लेवल पर आकर अपना योगदान दे सके, और उस योगदान को देते हुए खुद सुखी हो सके और लोगों को एज ए प्रोडक्ट और सर्विस खुशी दे सके। ये बात समझ में आती है आराम से कि यहाँ अगर किसी बच्चे में कोई टैलेंट है और उसे मौका नहीं मिलता तो ये किसका नुकसान है? क्या ये केवल उसी बच्चे का नुकसान है या पूरी मानव जाति का नुकसान है? क्योंकि वो अगर उसको मौका मिले तो वो क्या खोज देता और उस खोज का क्या लाभ उठा लेते सब लोग, आप सोच सकते हो। दूसरा, आप जगह जगह खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, बहुत इक्का दुक्का कोई रेस्टोरेंट मिलता है जहां हमें अच्छा थोड़ा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। नहीं तो बाकी तो बस चेंज करने के लिए चले जाते हैं कि घर में रोज खा रहे हैं, चलो एक दिन बाहर का खा लो ना। एक तो महंगा भी है, दूसरा कि अच्छी कुकी नहीं है। मतलब इतने सारे लोगों को अच्छा जो कुक का कोर्स है वो करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जो अच्छे कुक के कोर्स है वो बहुत महंगे हैं। जिन्हें अगर जैसे राजीव कपूर है, जाना माना कुक, अब वो लोगों की क्लास लेगा तो बहुत उसकी बड़ी फीस है, तो ज्यादातर लोग ले नहीं पाते। तो अब ये इतने सारे जो रेस्टोरेंट जगह जगह खुले हुए हैं, या जो सड़क सड़क पे एक ठेली भी लगी हुई है, वो लोग हैं जिन्होंने ऐसी परंपरा से घर से कुछ सीख लिया है और वो वहां सर्विस दे रहे हैं। तो कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता, वो बस मिर्च और मसाले भर देते हैं ये सोच के कि इससे स्वादिष्ट हो जाएगा। नहीं होता। मैं इसका भुक्त भोगी हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ। जिसमें ऋषिकेश में कई साल रहा, तो कई बार नहीं होता था भोजन बनाने का तो बाहर जाते थे। पूरे ऋषिकेश में जो मेन मेन रेस्टोरेंट है जो थोड़े से मिडिल क्लास लेवल के, मतलब अब ज्यादा उसमें तो हम लोग, मैं खा नहीं सकता, मिडिल वाले में जो है उसमें मुश्किल से पूरे ऋषिकेश में 3-4 मुझे याद हैं जहां खाना थोड़ा सा बेहतर मिलता है, स्वादिष्ट मिलता है। लाइक खाने में एक स्वाद भी रहता है और बैलेंस भी रहता है। नहीं तो बाकी जगह तो भाई साहब बस आप पेट भर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता वहां पे। कोई स्वाद नहीं, बस मिर्च पड़ी रहती है, मसाले पड़े रहते हैं, कोई उनका संतुलन नहीं। कोई कहाँ से करे, इस तरह का कोई ज्ञान नहीं उनको। वो करते हैं बेचारे अपने हिसाब से, कोशिश करते हैं, पर नहीं बात बनती। तो इस बात से नुकसान किसको होता है? हम ही को होता है ना नुकसान। ये केवल उस कुक का नुकसान नहीं है, वो खाना बनाने वाले का ही नुकसान नहीं है कि वो अच्छा खाना नहीं बनाता तो वहां ज्यादातर लोग खाना खाने नहीं जाते, तो उसका भी नुकसान होता है। वो भी बेचारा सारे दिन वहीं बैठा रहता है और उसकी बिक्री कम होती है। ये केवल उसी का नुकसान नहीं है, ये हम सब का नुकसान है कि हम सबको स्वादिष्ट वाला खाना खाने को नहीं मिलता, जबकि रिसोर्स तो सारा यूज हो रहा है। गेहूं यूज हो ही रहा है, मसाले यूज हो ही रहे हैं, तेल यूज हो ही रहा है, गैस यूज हो ही रही है, जगह यूज हो ही रही है, बर्तन यूज हो ही रहे हैं, आदमी हो ही रहा है, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन स्वाद नहीं आ रहा। ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? तो ये क्या केवल उसी का नुकसान है कि जिसको पढ़ाई नहीं मिली और फिर वो अच्छी सर्विस नहीं दे रहा? ये क्या उसी का नुकसान है या कि पूरी मनुष्य जाति का नुकसान है? सोचिए जरा। आप पाएंगे कि पूरी मनुष्य जाति का नुकसान है, क्योंकि यहाँ ना सब जुड़ा हुआ है। अगर एक अच्छा ड्राइवर नहीं बनेगा तो अच्छी ड्राइविंग जनता को नहीं मिलेगी, लोगों को नहीं मिलेगी। अगर एक अच्छा अध्यापक नहीं मिलेगा तो अच्छी टीचिंग लोगों को नहीं मिलेगी, अच्छा अध्यापन लोगों को नहीं मिलेगा।
अगर एक अच्छा नेता नहीं बनता है तो केवल उस नेता का ही नुकसान नहीं है, जनता का भी नुकसान है। अच्छा नेता नहीं मिलेगा उसको तो नेता की जो नीतियां हैं और जो अच्छा एक वो जनता को नहीं मिलेगा। तो यहाँ जितना भी सारा कार्य है, जितना भी सारा कर्म है दुनिया में, वो केवल जो उसे सीखते हैं या जो वो काम करते हैं, केवल उन्हीं का नुकसान नहीं है नहीं सीखने से। उनसे जितने बाकी सब लोगों को जो सेवाएं जाती हैं, वो बड़ी लो क्वालिटी की रहती हैं, उन सब का नुकसान है। इस बात से आप समझेंगे कि शिक्षा व्यवस्था कितनी अनिवार्य चीज है, कितनी महत्वपूर्ण चीज है और कितनी लाभदायक चीज है, कितनी ज्यादा सुखी करने वाली चीज है और प्राइमरी है इसमें। प्राइमरी चीज है, मतलब अगर ये नहीं होगा तो बाकी तो कुछ नहीं होगा ना फिर। ना हमें फिर अच्छा अध्यापक मिलेगा, ना अच्छा हमें ड्राइवर मिलेगा, ना अच्छा खेती करने वाला मिलेगा, ना अच्छा मैनेजमेंट मिलेगा, ना अच्छा नेता मिलेगा, ना अच्छा पायलट मिलेगा, ना अच्छे ऑफिस में काम करने वाले मिलेंगे, ना टेक्नोलॉजी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा अच्छा। वही आज से 200 250 500 साल पहले जैसी जिंदगी मिलेगी, बस जैसे तैसे खा पी लो जियो। इतना महत्वपूर्ण रोल है इसका हमारे जीवन में कि यहाँ से सब स्टार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि पीछे का ज्ञान अगर कंटिन्यूअस अगले पीढ़ी में किया जा सकता है तो केवल उसका तरीका है शिक्षा व्यवस्था, और कोई दूसरा तरीका नहीं। अच्छे डॉक्टर अगर चाहिए, अच्छे वैद्य चाहिए, तो उसके लिए शिक्षा व्यवस्था का होना अनिवार्य है। और आप देख ही सकते हो कि आज भारत में शिक्षा व्यवस्था पर कितना बजट होता है। अभी 6 के आसपास हुआ है, वो भी शायद दिल्ली में किया है इन्होंने। बाकी तो ऐसी 4-5% है और पीछे 3 3.5 या 4% कुल था। आप सोचो। तो शिक्षा व्यवस्था को लोगों को समझ में तो आ रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए लोग प्राइवेट में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास कुछ पैसा है। जिनके पास नहीं है वो सरकारी में भेज रहे हैं, है ना? जिनके पास बिल्कुल नहीं है वो तो क्या करें, वो तो कहाँ भेजें, क्या कर रहे हैं। लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अब उस तरह की व्यवस्था नहीं है तो अब क्या किया जाए भाई साहब। इसलिए संपूर्ण समाधान व्यवस्था ने इस बात को समझा और हर चीज को प्रॉपर स्थान दिया। बोले शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है कि हर बच्चे को ये उसके अनुकूल मिलनी चाहिए, है ना? कई सारे फैक्टर बताए क्या कि जबरदस्ती इसको पढ़ाया नहीं जा सकता। जिसका जो लेवल है उसे उस तरह की व्यवस्था मिले, उतनी मिले। ऐसी कोई प्रक्रिया ना हो जिससे कि उस बच्चे के अंदर कोई मेंटल डिसऑर्डर पैदा हो या कोई चीज सीखने में मुश्किल हो या वो जितना पढ़ना चाहता है पढ़ ना सके, है ना? ऐसे तो जितने बच्चे हैं हमारे समाज में उतने सीट हों, उस तरह की क्लास हो। अगर 35-40 बच्चों की एक क्लास हो तो इतनी ज्यादा क्लास हो कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे कि उसकी सीट नहीं है भाई साहब वहां पे। और वो भी पूरे जितना एजुकेशन का पीरियड है, 20 साल का पीरियड है तो 20 साल तक, 5 साल की उम्र से लेके और 25 साल तक की उम्र तक जो पीरियड है शिक्षा का, वो शिक्षा व्यवस्था से गुजरे, वो बिना किसी समस्या के गुजरे। ऐसा नहीं कि उसको अपना खाना खुद कमाना पड़े, जैसे बहुत सारे बच्चों को कमाना पड़ता है और वो 10-12 साल की उम्र से ही जो है या तो भीख मांगने लगते हैं या तो काम करने में चले जाते हैं, है ना? हालांकि अब बच्चों से काम करवाना जुर्म बनाया हुआ, मगर वो भी कुल 14 साल, 14 साल से ऊपर आप किसी से काम कर सकते हो, वो जुर्म ही नहीं है। तो भी बच्चे काम करते हैं और लोग करवाते भी हैं, क्योंकि अब उनको खाने की स्थिति नहीं है। अब काम नहीं करवाओ तो खाने की स्थिति उनको कैसे बने, तो काम करवाओ तो ये दूसरी समस्या। तो इसलिए बच्चों की सारी व्यवस्था, आर्थिक सारी व्यवस्था समाज के जिम्मे, यानी कि व्यवस्था के जिम्मे रहे। उन्हें उनको कोई प्रकार की कमी नहीं हो, न कपड़े की कमी हो, न घर की कमी हो, न कोई सुख सुविधा की कमी हो, स्कूल आने जाने में कोई न समस्या हो, मजे से आए मजे से जाएं, इच्छानुसार एजुकेशन हो, जैसी चाहें जब चाहें जितनी चाहें उतनी उनको मिले। अरे इतनी बिल्कुल ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा व्यवस्था कि ये अमीर का बच्चा कि ये गरीब का बच्चा, इस तरह के इन सब चीजों से मनोरोग पैदा होते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं। वो बड़े होके एक खराब समाज का निर्माण करते हैं, पूरे जीवन कंपटीशन में उनका निकल जाता है।
बड़े होते हैं, कमाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, मगर कंपटीशन से बाहर नहीं हो पाते, क्योंकि व्यवस्था उसी तरह की है। फिर साधु संतों को इस प्रकार के उपदेश देने पड़ते हैं, प्रेम करो, प्रेम करो, माता जी की इज्जत करो, पिताजी की इज्जत करो, गुरु जी की इज्जत करो, प्रधानमंत्री जी की इज्जत करो। वो आदमी करता नहीं इज्जत। कभी कोई प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ बोल देता है तो बोलते देश की बेइज्जती होगी, तो देश की बेइज्जती हो जाती है। फिर 10% पर है, अब प्रधानमंत्री जिनको बनना है वो ये इनके प्रकार कुछ तो करेंगे, अपने लोगों से उन प्रधानमंत्री की बुराई करवाएंगे, नहीं वो बुराई हो तो भी ढूंढेंगे कहीं बुराई, अपनी प्रशंसा करवाएंगे, वो प्रशंसा के योग्य नहीं हो तो भी। आप समझ रहे हो, मतलब ऐसे सब जोर जबरदस्ती वाला सिस्टम। तो वहां कहाँ इज्जत किसी की, वहां तो कोई इज्जत करेगा भी तो डर के मारे भले ही कर ले, कि कहीं प्रधानमंत्री जी उठा के जेल में ना ठूंस दें, अगर जैसे दो चारों को ठूंस दिया तो डर के मारे कोई जरूर इज्जत कर लेगा, अरे भाई ना पंगा लो, उठा के जेल में डाल देंगे। इस तरह का समाज बन जाता है, बन रहा है। इस तरह की पुलिस, इस तरह का प्रशासन, सब कंपटीशन है ना, सबको 10% में आना है, तो जो पहुंच जा रहे हैं वो उस जगह को नहीं छोड़ रहे, और जगह निश्चित है 10% ही, तो बाकी सबको ये इनके इन प्रकार प्रयास करना पड़ता है। कोई को सफल हो जाता है और वहां से कोई बाहर हो जाता है। किसी भी बच्चे पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, ना कोई आर्थिक प्रेशर, ना कोई कि यही पढ़ना ही है उसका प्रेशर, ना कोई होमवर्क लेके जाओ भाई साहब घर से करके ही लेके आना है, ना इसका प्रेशर, ना, बिल्कुल एकदम उनकी रुचि के अनुसार। बाद में इसमें कोई लोग ऐसे सवाल भी उठाएंगे कि अरे भाई ऐसा कर देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं, ऐसे सवाल आएंगे तो उनके जवाब में दूंगा आगे, जब लोग सवाल करेंगे उन सारे ही प्रकार के सवालों के सब जवाब है, और तर्क संगत जवाब है, अनुभव जन्य भी जवाब है। उस जो जिन अनुभवों पर मैं आपको ये आंसर करूंगा वो सब अनुभव लगभग सब लोगों को होते हैं, बस उन पर वो ध्यान नहीं देते, इसलिए ये बात उनको लिंक नहीं होती है उन चीजों से। 25 साल तक जिस विषय में जितना शिक्षण और प्रशिक्षण वो ले ले, उस आधार से उसका जॉब। तो माने शिक्षण प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आप ये नहीं कि अब साहब भाई साहब आप इंटरव्यू करते फिरो, एक बार एग्जाम ले लो आखिरी में, वो भी ये बात जानने के लिए कि ये अपने विषय में किस लेवल तक पहुंचा, ताकि उस हिसाब से उसके जॉब का निर्णय हो सके कि भाई आप जिस लेवल पर पहुंचे उसमें ये इतने इतने सारे जॉब है, इसमें से आप जो इच्छा करो आप कर सकते हो, तो उसी में उसका जॉब हो जाए, क्योंकि वहां कोई छोटा बड़ा तो है नहीं, वहां सारे जॉब सब एक ही हैं। प्रधानमंत्री हो चाहे आप जिसको चपरासी बोलते हो, इस तरह की भाषा भी वहां पे बदलेगी। वहां पे जितने भी सारे जॉब हैं, और वो क्योंकि सारे जॉब ही हैं वहां पे, सब खेती से लेके सब, वहां कुछ प्राइवेट है ही नहीं, वहां सब सामाजिक ही है, या आप बोलो सरकारी बोलो या सर्वकारी बोलो या सामाजिक बोलो, ये एक ही अर्थ में होते हैं। आज सरकारी थोड़ा अर्थ अलग रहता है, बाकी अगर आप संस्कृत में जाओगे तो वहां सर्वकार शब्द है, जो मूल शब्द है वो है सर्वकार, माने सभी कार्यों को करने वाला कोई संस्था। और सारे कार्यों को कौन कर सकता है, समाज ही कर सकता है। तो अभी समाज में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं जैसे, तो अभी उनको सरकारी बोला जाता है, कुछ को प्राइवेट बोला जाता है, प्राइवेट जॉब में। वहां क्या है कि वहां सब एक ही स्टैंडर्ड है, तो वहां क्या है सर्वकारी है, तो वहां सब सहकारी बोलो, सर्वकारी बोलो या सरकारी बोलो, ये एक ही अर्थ में है। तो फिर जो जिस बच्चे की जिसमें रुचि होगी वो उसी काम में जाएगा। अब जिस काम में जाएगा तो उसमें वो अपना 100% देगा, क्योंकि एक तो उसकी रुचि का काम है, एक तो उसने उसमें मैक्सिमम सीखा होगा, दूसरा कि उसी उसकी रुचि का काम है तो वो उसमें मैक्सिमम आउटपुट देगा, उसे करते हुए मजा भी आएगा, वो बोर भी नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम आउटपुट आएगा, माने उससे जो प्रोडक्ट और सर्विस पैदा होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम क्वालिटी की। तो उस मैक्सिमम क्वालिटी की सर्विस और प्रोडक्ट्स लोगों को मिलेंगे तो वो उनके भोग का एंजॉय होगा, उनकी भोग की क्वालिटी वो होगी जो आज नहीं है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया जैसे रेस्टोरेंट का, मतलब कोई घर में 2 आदमी है तो वहां भी एक आदमी को खाना बनाना पड़ रहा है, किस घर में एक आदमी है तो उसको भी खुद का खाना खुद ही बनाना पड़ रहा है, घंटे 2 घंटे लगा के। अब देखो कितना वेस्टेज है,
संसाधनों का। तो वहां क्या होगा, वहां एक जगह खाना होगा, जैसे जैसे शादी का खाना होता है। शादी में भाई 30-40 आइटम होते हैं। अमीर की शादी की बात कर रहा हूँ, गरीबों की नहीं। तो 30-40-50 तरह के आइटम होते हैं। कुछ फल के होते हैं, कुछ फ्रूट चाट होती है, कुछ फास्ट फूड होते हैं, कुछ ये होता है, कुछ स्वीट्स होती हैं, कुछ हलवे होते हैं, कुछ बहुत 30-40 तरह के आइटम होते हैं। तो वहां अपना थोड़ा, जिसको थोड़ा थोड़ा खाना है, थोड़ा थोड़ा खाओ, या जिसको जिसमें एंजॉय है वो खाओ, है ना। बहुत सारे विकल्प। और अमीर की शादी है तो वहां पे कुक ट्रेंड ही होता है, तो इसलिए वहां पे खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अब ऐसा खाना इतनी सारी वैरायटी में, इतनी सारी क्वालिटी में, इतनी सारी क्वांटिटी में आपको रोज मिले, वो खाओगे या वो घर में वही दाल चावल रोज? सीधी सी बात है, वो खाओगे। और वहां थोड़े लोग ज्यादा लोगों का खाना बना देते हैं, तो वहां संसाधन भी वेस्ट नहीं होते और बहुत सारी उठापटक भी हट जाती है। अभी तो हर घर को ले आओ भाई, 2 किलो चावल खरीद लाओ, पाव भर तेल ले आओ, हर आदमी दुकान पे भागा भागा जा रहा है। वहां चूंकि एक जगह ही बनना है, तो वहीं एक जगह सब आएगा। घी का कनस्तर वहीं आएगा, गाजर 100 किलो 200 किलो वहीं आएगी, दाल वहीं आएगी, सब वहीं आएगा। एक पूरा ट्रक से भर के सीधा डेली का डेली जितना इस्तेमाल होता है सब ताजा ताजा वहीं आएगा, खराब भी नहीं होगा। वही मशीनों से कटेगा तो उसकी गुणवत्ता भी रहेगी। नहीं तो अब रास्ते में लेबर उसको उठाती है। अब लेबर को ज्यादा ना अच्छा रहने का है ना कपड़े हैं, तो वो उनमें भी कई बार बदबू उठती रहती है। और तो वो जो हाइजीनिक नहीं हो पाता। समझ रहे हैं कि बहुत सारी समस्या है। तो ये जो हमने फालतू की चीजें कर रखी हैं कि भाई साहब जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको ज्यादा इनकम दो, इससे सब खराब हो रखा है। सबको मौका मिले उसी में सबका फायदा है। थोड़े लोगों को मौका मिलेगा तो थोड़े लोगों का फायदा है, जबकि संसाधन सारे यूज होंगे, संसाधन नहीं बचते। क्योंकि आदमी पेट भर के खाएगा पिएगा तो है ही, चाहे चाहे चावल ही खाए। अब जिस आदमी को चावल उपलब्ध है वो चावल ही खा लेता है, आधी किलो 1 किलो। कोई मतलब है आधी किलो 1 किलो चावल खाने से? थोड़ा थोड़ा सब खाता है। 50 ग्राम चावल खाता, 50 ग्राम रसगुल्ला खाता, 50 ग्राम आइसक्रीम खाता, 50 ग्राम हलवा खाता, 50 ग्राम दाल खाता, 50 ग्राम ये सब्जी, 50 ग्राम वो सब्जी। थोड़ा ऐसा कर करके 1 किलो खाए। संसाधन तो उतना ही यूज हो रहा है ना, पेट में तो उतना ही जा रहा है कि आप एक चावल डाल लो 1 किलो, और चाहे 50-50 ग्राम सारी चीजें डाल लो, तो थोड़ा शरीर भी हिस्ट पुष्ट हो। नहीं तो चावल खाया, अब चावल में तो सारी सारी प्रोटीन होती नहीं है, तो कोई प्रोटीन उसके शरीर में ज्यादा हो जाएगी और कोई तो होगी नहीं। कोई तो विटामिन ज्यादा हो जाएगा और कोई तो होगा नहीं। अगर थोड़ी थोड़ी चीजें सब खाएंगे तो शरीर में ज्यादा हेल्थ रहेगा। जो शरीर के बहुत सारे तत्व हैं वो बैलेंस में रहेंगे। समझ रहे हो मतलब शिक्षा व्यवस्था से बाकी सारी व्यवस्था पे कितना असर पड़ता है? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से ही सब सीख के जा सकते हो, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जितने लोगों को सिखा पाओगे उतने ही लोग यूटिलाइज होंगे ढंग से। बाकी सब लोग गुड़ का गोबर जैसे हो रखा होगा, काम तो सब करेंगे ही कहीं ना कहीं। दूसरा, शिक्षा आप इसमें ऐसे भी देखो कि शिक्षा से व्यक्ति लॉजिकल होता है, तर्क संगत होता है, यानी ज्ञानी बनता है। कुल मिला के बोले तो तर्क बोले और ज्ञान बोले ये एक ही बात है। ज्ञान में तर्क होते हैं। जहां पे भी आप देख लें कि तर्क नहीं है, समझ जाओ कि वहां ज्ञान तो नहीं है। संपूर्ण समाधान नई व्यवस्था में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी। कुलदीप सिंह जी कह रहे हैं कि सरोही साहब, एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स रहेगी? यदि रहेगी तो क्या उसमें कंपटीशन भी होगा? यदि होगा तो क्या उससे डिस्पैरिटी नहीं होगी? गेम तो सारे रहेंगे, बल्कि और भी बहुत सारे नए गेम भी पैदा हो सकेंगे। गेम तो सब रहेंगे, कंपटीशन उसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं अलग से। तो जो जो सबको ही मिला हुआ है वो इनको भी मिला हुआ है, तो अलग से कुछ मिलेगा नहीं। तो खेल खेलने का उनको मजा है तो वो खेल खेलेंगे, और जिन्हें उनका खेल देखने का मजा है वो उनका खेल देखेंगे। तो कोई डिस्पैरिटी वाली वहां पे बात नहीं रहेगी। कोई उस तरह का कंपटीशन भी नहीं रहेगा। खेल खेल का है, बस खेले, कोई जीता कोई हार गया, बात खत्म होगी। अभी हारने वाले को क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि फिर उसे बदले में कुछ मिलता नहीं है। दूसरा, फिर उसे कम समझा जाता है।
जबकि खेल में ऐसा समझा जाता है, ऐसा समझा जाना चाहिए कि खेल है, कोई तो हारेगा कोई तो जीतेगा, क्योंकि बहुत माइनर से हार जीत हो जाती है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में एक रन से हार जीत हो जाती है, तो अब एक रन से कोई किसी की कैपेसिटी थोड़ी कम ज्यादा होती है, नहीं। चेस खेलोगे, एक छोटी सी गलती से आप हार सकते हो, तो वहां हारने जीतने से आपके जीवन पे उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए वहां कंपटीशन नहीं होगा, इसलिए वहां डिस्पैरिटी नहीं होगी। तो ये खेल तो सारे ही रहेंगे। अच्छा, और भी एक बात बताऊं कि शिक्षा व्यवस्था किसी को सुधारने के लिए नहीं होती है। ये भी मैं आपको बात बता दूं, लोग सोचते हैं कि शिक्षा से कोई किन्हीं को सुधार देते हैं। शिक्षा कोई सुधार कार्यक्रम नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि जो जान लिया गया है, जो ज्ञान हो चुका है इस प्रकृति के बारे में, इस चेतना के बारे में, है ना, कोई भी प्रकार का जो ज्ञान हो चुका है, उसे अगली पीढ़ी में पहुंचा देना, प्लस उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो अपने सुखों को बढ़ाने के लिए, सबके सुखों को बढ़ाने के लिए, वो टेक्नोलॉजी को बनाना और उसको सीख लेना, इसके लिए होता है बस। किसी कॉन्शियसनेस को या किसी आदमी को सुधारने के लिए नहीं होता है ना। कई लोग सोचते हैं कि अरे तुम ढंग से पढ़े लिखे नहीं हो, तुम बिगड़ गए। शिक्षा का कार्यक्रम सीखने के लिए होता है। दूसरा के इस नई व्यवस्था में स्वार्थी होना बुरी बात नहीं है, स्वार्थी होना एक अनिवार्य और अच्छी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सुखों को भी नहीं समझता, उनको पूरा करने का प्रयास नहीं करता, तो दूसरों के सुखों को क्या वैल्यू देगा, क्या महत्व देगा। अब जैसे परमानंद जी हैं, जो राधे राधे करते रहते हैं, वृंदावन वाले, अभी इस समय काफी फेमस हो रहे हैं। अब वो खुद भी राधे राधे करते हैं, औरों को भी यही बोलते रहते हैं कि बस राधे राधे करो। श्रद्धांशु शेखर जी कह रहे हैं कि यदि सामान्य शिक्षा 15 वर्षीय रहेगी तो आजीविका परक शिक्षा 20 की उम्र के बाद होगी। जी हाँ, 5 वर्ष के लिए, बिल्कुल। टोटल शिक्षा, शिक्षण प्रशिक्षण 20 साल का, जिसमें 15 साल की शिक्षा सामान्य शिक्षा, जो सबके जीवन में उपयोगी होती है, सबके काम आती है, और उसके बाद फिर विशेष, मतलब रोजगार परक या रिसर्च वाली, वो 20 के बाद। उसके बाद फिर सब अपने अपने जॉब में चले जाएंगे। उसके बाद भी जिनको कोई सीखना है सीखते रहेंगे, पर वो फिर उनके ऑप्शनल है, मतलब जिसको और ज्यादा सीखना है, कुछ सीखना है, तो वो सब खुले रहेंगे। स्कूल हमेशा खुले रहेंगे, वो स्कूल में कोई 60 साल का आदमी भी आके बैठे तो बैठ सकता है। किसी भी उम्र में किसी को कोई भी ज्ञान चाहिए तो उसकी व्यवस्था रहेगी, है ना। शिक्षा व्यवस्था ऐसे नहीं केवल बच्चों की ही होगी, 25 तक तो ये है ही। उसके बाद भी किन्हीं को कोई शिक्षा लेनी है, कोई ऐसे विषयों में किन्हीं का इंटरेस्ट चेंज हो गया है, किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट आ गया, अब उसको, क्योंकि अब इंटरेस्ट है तो शिक्षा लेगा ना, क्योंकि शिक्षा नहीं लेगा तो आगे कैसी बात बनेगी। शिक्षा लेगा, फिर उसमें प्रशिक्षण भी उसमें लेगा, और फिर उसमें आगे काम भी करेगा, इस तरह से। आपका वाई हाँ वाई वाई नाम आ रहा है। जी जी। हाँ वाई नाम लिख ही है उसे, मैं एक बार पहले भी पूछ चुका हूँ आपसे। जी सर, बोलिए। 1 मिनट के बाद मैं बात करता हूँ सर, जब तक मैं म्यूट ठीक, रहता हूँ, थोड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, ओके। तो अभी तक अध्यात्म लोगों ने क्या सोचा है कि जीवन से विपरीतता को अध्यात्म समझा है। और ऐसा क्यों समझा है? वही गलती की वजह से, क्योंकि वहां तर्क को रखा नहीं, कोई ऐसे अनुभवों की बात की कि जो मन बुद्धि चित्त के परे हैं, जानने के ही परे हैं। क्योंकि बुद्धि एक चीज है जिससे निर्णय किया जाता है, जिससे कुछ ज्ञान होता है, एनालिसिस, मन के द्वारा एनालिसिस करके, बुद्धि से का इस्तेमाल करके कुछ ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। अब कोई चीज मन बुद्धि से परे ही कर दी, बोले भाई ये तो मन बुद्धि से परे है, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो वहां कहाँ तर्क पैदा होगा, कहाँ ज्ञान होगा? उसे ज्ञान भी कैसे बोल रहे हैं? उसे ब्रह्म ज्ञान भी ये लोग कैसे बोलते हैं? किस आधार पे बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही आप ज्ञान बोलोगे तो बुद्धि का विषय तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि का ही विषय होता है। हम बुद्धि के द्वारा ही किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो अब तक एक ऐसे अध्यात्म को रखा गया जो सब फॉगी फॉगी है, सब ऐसे क्लाउडी क्लाउडी है, मतलब धुंध भरा है,
कुछ क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। तो बोलते हैं अरे भाई मत पूछो यार, कुछ नहीं निकल रहा है, पूछोगे तो हम जवाब देंगे तो हमारे ही जवाब जो है वो पहले जवाब दूसरे जवाबों के अपोजिट हो जाएंगे और हम फंस जाएंगे और तुम भी फंस जाओगे। इसलिए बस राधे राधे करो और ज्यादा मत करो कुछ भी, बस अंदर ध्यान करो। इस तरह की चीज है। जैसे सदगुरु जी हैं, ये अभी जग्गी वासुदेव, वो क्या कहते हैं, चर्चा मत करो तो क्या करें, मेथड क्रिया विधि ले जाओ हमसे और बस ध्यान करो, प्रक्रिया करो, बस ज्ञान आपको अपने आप हो जाएगा। अरे भाई अगर उस प्रक्रिया से ज्ञान होता तो आपको तो हो गया होता ना अब तक, और आपको हो गया होता तो आप तो बता ही सकते हो ना, हुआ हो तब बताएंगे ना। क्योंकि कोई ज्ञान होगा किसी को तब तो वो बताएगा, जब तक ज्ञान ही नहीं है तो बताएगा क्या। जिस आदमी को गाड़ी चलानी नहीं आती वो ड्राइवरी का ज्ञान कहां से देगा, तो ये बात है। तो पर अभी तक ऐसा चलता आया है, और जब तक ये सही ज्ञान स्थापित नहीं होता तब तक साइड बाय साइड ये चलता ही रहेगा। जी सर बोलिए। हाँ वही सर मैं बोल रहा था